हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्टेक्स क्लासेस ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्या बात है कि बहुत से बच्चे अभी हाई स्कूल का एग्जाम हो गया, बहुत से बच्चे क्लास 11th में जाते हैं और बायोलॉजी का स्ट्रीम लेते हैं और फिर बायोलॉजी का स्ट्रीम लेकर के वो रटना शुरू कर देते हैं बायोलॉजी को। लेकिन यहाँ पर हम आपको बायोलॉजी वर्ड टू वर्ड समझाएंगे और इससे जो भी टॉपिक कवर होगी उस टॉपिक से जो रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो नीट में हो चाहे क्यूट में हो, उन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें लगवाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर कराएंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप आए तो एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लें। व्हेन यू लुक अराउंड, शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 लिखा हुआ है। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप लिविंग थिंग्स और बोथ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब आप ऐसी चीजें देखते हैं जो जीवित है और ऐसी चीजें भी देखते हैं जो जीवित नहीं है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, मतलब आप आश्चर्यचकित होंगे और सोचेंगे व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव हमको दिख रहा है, एक जिंदा चीज जो हमको दिख रही है, उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जिंदा है, और एक ऐसी चीज है जो मुर्दा है, जो जिनके अंदर जान नहीं है, जो जिंदा नहीं है, उनके पास ऐसा क्या नहीं है जिनकी वजह से वो जीवित या जिंदा नहीं है या लिविंग नहीं है। डज नॉट हैव विच ए लिविंग things has. The answer to this is the presence of basic unit of life, the cell, in all living organism. इसका बेसिक सा आंसर यही है कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, सभी के सभी किससे बने हुए हैं? एक जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। अगर कम से कम अगर एक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई वस्तु या कोई भी चीज अगर लिविंग होना चाहती है तो उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक सेल होना चाहिए, तभी उसको हम लिविंग मानेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित जीव है धरती पे, सभी के सभी किससे बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सीधी सी बात एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक सेल का ही बना होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं या बहुत सारी सेल्स से बना हुआ होता है क्या बोलते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आता है, व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नंबर 2 है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने एक सिंगल सेल में ही लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है सबको हम मिला करके हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। वो पूरी की पूरी लाइफ एक ही सिंगल सेल में बिता देते हैं। नंबर 2 है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन। सारे जो एसेंशियल फंक्शन लाइफ के होते हैं वो एक सिंगल सेल में बिता देते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर किसी भी चीज का स्ट्रक्चर कम से कम एक सेल का नहीं बना हुआ है तो उसको हम लिविंग बीइंग नहीं मानेंगे। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। जो सेल है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सभी के सभी जीवों की। तो इसीलिए हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं, जिसे हम बड़े लेवल पे उसको पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो सेलुलर लेवल पे भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का नाम आया, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8th में भी, क्लास 9th में भी और 11th में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता क्या? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी सेल को पहली बार डिस्कवर किसने किया था? तो 1665 इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस में, कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस में उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्ट्रक्चर को देखा, और उस मधुमक्खी के जैसे स्ट्रक्चर को देखने के बाद उन्होंने अपने एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था क्या? माइक्रोग्राफिया। उन्होंने इसके बारे में डिटेल किया कि मैंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को देखा है। इसका नाम उन्होंने दिया सेलुला, और सेलुला को ही बाद में ही सेलुला सेल बन गया। और फिर 1674 पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स को देखा और लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, उनका नाम था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, जिनका नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek फर्स्ट सॉ द डिस्क्राइब ए लिव सेल, मतलब एक लिविंग सेल को पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek में। कब किया था? 1674, जो कि नहीं लिखा हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। सेल का जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है इसमें से, जिसमें एक प्रकार से न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहां पर
उसको उसको क्या बोलते हैं, कोर पार्ट, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको खोजा था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी कब हुई, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कर पाया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था नाल एवं रस्का ने। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्या है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। मतलब 1674 के बाद 1838 तक आते आते कोई भी सेल के बारे में बहुत डिटेल बातें नहीं करता था, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आए, शेल्डन और श्वान, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक थ्योरी दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। पढ़ते क्या लिखा हुआ है, इन 1838 मैथियस शिल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, यहां से क्वेश्चन बार बनता है, एक शिल्डन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। उन्होंने कहा, बॉटनिस्ट थे तो पौधों पे एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते थे, पौधों को, उन्हें बहुत सारे पौधों का उन्होंने एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखा कि इन सारे पौधों में अल्टीमेटली इनका चाहे अलग अलग तरह के पौधे हों, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो सेल ही प्रेजेंट है। विच फॉर्म टिश्यूज ऑफ द प्लांट, सेल के मिलने पे टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने पे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के मिलने पे ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलने पर क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। different kind of cell from tissues of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, 1839, a British zoologist, तो कभी कभी बोला ब्रिटिश लिखा हुआ लेकिन वो ऑप्शन इंग्लैंड दे देता है, studies different types of animal cell and reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। उन्होंने कहा कि इन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया और कहा कि इनकी स्किन की जो आउटर लेयर है वो किसी एक ऐसी चीज से बनी हुई जिसे हम आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड, उन्होंने इसके बारे में बताया, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट आर प्रेजेंस ऑफ ए सेल इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल। जो उन्होंने एक बार बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है कि शिल्डन एक बॉटनिस्ट थे, स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, लेकिन स्वान ने कहा था कि प्लांट के बाहर एक सेल वॉल होती है जो कि यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का, ये वर्ड दिया था स्वान ने, जबकि स्वान क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। Cell wall is a unique character of plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Actual cell theory क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आज धरती पे प्रेजेंट है सभी क्या हुए हैं, सेल से बने हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो 1838 टू 1839 सेल थ्योरी दिया था किसने, शेल्डन और स्वान ने। शेल्डन क्या थे, एक थे, और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। शेल्डन कहाँ के थे, जर्मनी के थे, जबकि स्वान कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इसके बाद आते हैं द थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो लेकिन इनसे जब ये पूछा गया कि नई सेल्स कैसे बनती हैं तो ये बताने में असमर्थ रहे, इन्होंने नहीं बता पाए। उस टाइम तक स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अब ये क्या होता है, पहले लोग ऐसा मानते थे कि नॉन लिविंग से लिविंग बन सकता है, लेकिन फिर स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट जो किया था, लुई पास्चर ने, उन्होंने इसको प्रूव कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर 1855 में आया कौन, रोडोल्फ विर्को। रोडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पेपर के बताया कि जितनी भी नई सेल्स बनती हैं वो पुरानी सेल्स के डिवाइड होने पर ही बनती हैं। जितनी भी नई सेल्स बनती हैं किसी, वो पुरानी लिविंग सेल्स के डिवाइड होने पे बनती है, और उन्हीं के लिए एक वर्ड नाम दिया इन्होंने, ओमनीसेलुला ई सेलुला। और ओमनीसेलुला ई सेलुला इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू लिविंग सेल्स बनेंगी वो ओल्ड लिविंग सेल के ही डिवाइड होने पर बनेंगी। हाउ चिल्ड्रन सॉ टुगेदर फॉर्म सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन द हाउ सेल न्यू cells were formed. Rudolf Virchow, 1855, first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cell, omnicellula, e-cellula. He modified the hypothesis of the Sheldon and cell theory of Sheldon and Swan to give the cell theory final shape. Cell theory is understand today. मतलब आज जब modified cell theory आए तो आज cell theory को हम दो लाइनों में पढ़ते हैं, all living organism are composed of cells and product of cells. दूसरा क्वेश्चन है, all cells arise from pre-existing cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, और जो नई सेल्स बन रही हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पुरानी सेल्स के डिवाइड होने पर ही बन रही हैं। इसी को क्या बोला गया, सेल थ्योरी।